सलाम दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो है CUET के जनरल टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024-25 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी एनालिसिस कर रहे हैं और उसका ऑपरेशन करके देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग PYQs का आंसर और क्वेश्चन नहीं देख रहे, उससे रिलेटेड कई सारे जो है टर्म्स को या बहुत सारे जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं ना। तो आई होप इससे पहले ये इसका जो है फर्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो एक बार जो है प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, उससे बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया लगने वाला है। चलिए ठीक है, तो उसका जो है ये हमारा दूसरा एपिसोड है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, यानी तत्बोधिनी सभा को इस्टेब्लिश किसने किया था, है ना। फाउंडर ऑफ तत्बोधिनी सभा आपसे पूछा जा रहा है। कई जगह पे आपको जो है क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिलेगा, बट मैं उसको जो है ट्रांसलेट कर दूंगा, एंड साथ ही साथ जो है कई जगह पे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तब भी हम जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आपको जो है मीडियम जो है क्वेश्चन का उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो तत्बोधिनी सभा के फाउंडर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। तो हम लोगों को पता है कि तत्बोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। तो ये तो चलो ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो गया। बट यहाँ पर एक पॉइंट राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड देखो कि 1828 में क्या होता है कि राजा राममोहन रॉय, कल भी मैंने इनके बारे में बात किया था, ब्रह्मो समाज की स्थापना किया, है ना। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज को एस्टेब्लिश किया था कब, 1828 में, है ना। उसके अलावा जो है इन्होंने सती प्रथा को, है ना, सती प्रैक्टिस को बैन करने की बात की, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक से बात करके, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके जो है एक तरीके से सती प्रैक्टिस जो है उसको बैन कराने का काम किया था राजा राममोहन रॉय। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब इनके बारे में क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, तो एक एक करके जो है। सबसे पहले तो ये कि हमें पता है कि 1913 में, है ना, 1913 में क्या हुआ था कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था नोबेल प्राइज़, नोबेल अवार्ड किस चीज़ के लिए मिला था इनको, जो मिला था गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि के लिए। तो अब हम लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज़ जो है कितने फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितने फील्ड में दिया जाता है, तो बेसिकली 6 फील्ड में दिया जाता है ना। तो 1969 में एक पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, 1969, आज जो है ना मेरा हैंड जो है बेसिकली जो है एक फिंगर जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो 1969 में जो है क्या होता है कि इकोनॉमिक्स वाला जो फील्ड है उसको ऐड किया जाता है नोबेल के कैटेगरी में, है ना। तो इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया जाता है, 1969 में। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एबल प्राइज़, है ना। तो एबल प्राइज़ जो है एक तरीके से नोबेल प्राइज़ माना जाता है किस फील्ड के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, है ना। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो है किसी भी तरीके का हमारा क्या नहीं है, नोबेल प्राइज़ नहीं, तो उसके लिए जो है एबल प्राइज़ है। तो इतनी चीज़ें आपको पता है। तो ये गीतांजलि के लिए जो मिला था लिटरेचर में, जिस में मिलता है ना, लिटरेचर वाले कैटेगरी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इतनी चीज़ें आपको पता है। बाकी जो है और भी चीज़ें जो नोबेल प्राइज़ वगैरह आएगा तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें और, जैसे इनका जो है ना टाइटल था नाइटहुड का, है ना, नाइटहुड का टाइटल था जिसको इन्होंने रिटर्न कर दिया था। कब रिटर्न कर दिया था, 1919 में, जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था उसके बाद में इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया था। अब यहाँ पर यह है कि इन्होंने कई सारे बुक को लिखा था, जिसमें आपका जो है गोरा हो गया, है ना, पोस्टमैन हो गया, है। तो ये सब कुछ बुक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गोरा एंड पोस्टमैन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनको जो है गुरुदेव भी बोला जाता था, है ना, गुरुदेव, है ना। ये गुरुदेव जो था गिवन टाइटल जो था गिवन बाय महात्मा गांधी, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने बोला था। अच्छा, ये गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को, यानी गांधी जी को, बापू को महात्मा का टाइटल दिया था, तो दोनों एक दूसरे को एक एक टाइटल दे देते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला था, और गांधी जी ने, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है फाउंडर ऑफ तत्बोधिनी सभा हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। अब यहाँ पर यह है कि चलो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता हो गया कि खुशवंत सिंह जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया एंड पाकिस्तान जो है इसके बीच में जो अगर हम लोग देखते हैं तो कई सारे जो है हमारे वार हुए हैं ना। अब उस वार के बारे में पता होना चाहिए। 3 मेनली वार है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो 1965 का वार है, दूसरा जो है 1971 का वार है, उसके अलावा जो है तीसरा जो हमारा 1999 का वार है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इन सब के बीच में क्या होता है कि 1971 से लेके 1990 के बीच में, यानी 1984 में जो है एक ऑपरेशन हमारा होता है, ऑपरेशन मेघदूत, है ना। ऑपरेशन मेघदूत जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ऑपरेशन मेघदूत, है ना। ऑपरेशन मेघदूत कब होता है, 1984 में ये हमारा ऑपरेशन होता है। और ये जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड, है ना।
बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड है ना, बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, उसको हम लोगों ने कैप्चर किया था ऑपरेशन मेघदूत के जरिए। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड जो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, उससे रिलेटेड हम लोगों ने ऑपरेशन मेघदूत किया था, और ये सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान एक तरीके से उस पर अपना कब्जा करने के चक्कर में था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी और ऑप्शन है, एल.के. आडवाणी जी से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है आगे भी बात करेंगे। एम.जे. अकबर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे कांग्रेस के टाइम में। ये भी हिस्टोरियन टाइप कई सारे बुक को लिखा है इन्होंने, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। चलिए ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी। चलिए ठीक है, फ्रंटियर गांधी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना, जिसको सीमांत हिंदी में आपको अगर देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले अगर यहाँ पर कोई छात्र होंगे तो सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता था, है ना। तो इनके बारे में याद रखना कि खान अब्दुल गफ्फार खान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को एक तरीके से हम लोग अगर देखते हैं तो कई सारी चीज़ों के ये फाउंडर भी थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खुदाई खिदमतगार, है ना, तो खुदाई खिदमतगार के फाउंडर थे ये। एंड साथ ही साथ जो है ये फर्स्ट फॉरेनर थे, है ना, फर्स्ट फॉरेनर वो फॉरेनर थे जिनको जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया हुआ था, है ना, भारत रत्न अवार्ड। अच्छा, कुछ चीज़ें और जिसके बारे में मैं बात करके भारत रत्न पे एंट्री कर जाऊंगा। अच्छा, ये जो लीडर माने जाते थे रेड कुर्ती मूवमेंट के लीडर माने जाते थे, है ना, रेड कुर्ती मूवमेंट जो था उसके लीडर ये माने जाते थे, है ना। तो इसके बारे में याद रखना कि रेड कुर्ती मूवमेंट के लीडर कौन थे, जो है हमारे यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, और ये फर्स्ट फॉरेनर थे जिनको हम लोगों ने भारत रत्न अवार्ड दिया था। खुदाई खिदमतगार को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अच्छा, थोड़ी देर और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर भारत रत्न है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, तो ईजी रहेगा हमारे लिए आगे। अब देखो कि 1954 में जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, है ना, तो कंट्री का हमारा जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न स्टार्ट किया जाता है। उसके साथ में जो है कई सारे और भी अवार्ड को स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत रत्न अवार्ड जो है कितने फील्ड में दिया जाता है। तो इसको आपको समझने के लिए इस तरीके से CLASS, सी को यहाँ से कट कर दो, लिटरेचर वाले फील्ड में, आर्ट वाले फील्ड में, स्पोर्ट्स वाले फील्ड में, और उसके अलावा सोशल वर्क वाले फील्ड में, और साथ ही साथ जो है एक एस जो है यहाँ पर अब बढ़ गया है जो कि स्पोर्ट्स के लिए बढ़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया ये साइंस है ना। तो उस कैटेगरी में भी हम लोग भारत रत्न अवार्ड देते हैं। CV रमन जो थे हमारे फिजिक्स के फील्ड से थे, उनको भी अवार्ड दिया गया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत रत्न अवार्ड जो है इतने फील्ड में इतने कैटेगरी में दिया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें और, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर जो थे फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन जिनको जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया हुआ था, है ना, स्पोर्ट पर्सन जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया हुआ था। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थोड़ी देर और हम लोग अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें पता करना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में एक्चुअली में, कि भारत रत्न अवार्ड जो है हमारा, है ना, उसमें जो है कई सारे हमारे पद्मा अवार्ड भी है ना, जिसको आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो है पद्मा अवार्ड को अगर देखते हैं तो पद्मा अवार्ड भी हमारा कब स्टार्ट होता है, 1954 में ही अवार्ड होता है। अब ये पद्मा अवार्ड जो है 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो आपका जो हो गया पद्म विभूषण, दूसरा जो है आपका पद्म भूषण, एंड तीसरा जो है आपका पद्मश्री। तो एक तरीके से ये आप समझ सकते हैं ऑर्डर में, है ना। तो पद्मा अवार्ड में पहले जो है टॉप पे कौन आता है, पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे जो है पद्म भूषण, तीसरे नंबर पे पद्मश्री जो है आता है। तो ये 3 अवार्ड जो है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे भारत रत्न पे, है ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आगे जो है जैसे भी हमारे स्लाइड में कुछ आएगा तो हम लोग उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, और खान अब्दुल गफ्फार खान इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली। तो इंटरनेशनल जो है हमारा लिटरेसी डे हम लोग उसको कब सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है ना। तो इंटरनेशनल जो है लिटरेसी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 सितंबर को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या 8 अक्टूबर को करते हैं, ये आपको बताना है। साथ ही साथ जो है 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 5 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पता है कि हमारा जो है ना, जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे इसको हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 सितंबर को जो है सेलिब्रेट करते हैं ना। चलिए ठीक है, आगे जो है हम लोग देखते हैं कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन टू अ पर्सन इज। तो भारत में जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा अभी हम लोगों ने देखा कि भारत रत्न है, उसके बाद में PV यानी पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये इस तरीके से ऑर्डर में चल रहा है ना। तो सबसे टॉप पे हमारा D वाला होगा, तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो भारत रत्न आया इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं तो सही रहेगा। फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न जो है, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछ रहे हैं आपसे, तो 1954 जो है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न जो है अगर उसमें देखते हैं तो 3 नाम आता है। एक तो आपका C राजगोपालाचार्य, है ना, CR मतलब CR कर सकते हो आप, C राजगोपालाचार्य, S राधाकृष्णन, है ना। उसके अलावा तीसरा जो आपका CV रमन, है ना। तो CV रमन जो है इसी के डेट ऑफ बर्थ पे जो है हम लोग नेशनल साइंस
डे सेलिब्रेट करते हैं ना। तो NSD जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समझना आप लोग, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। CV रमन हमारे फिजिक्स के फील्ड से एसोसिएटेड थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स के कैटेगरी में। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके अलावा जो है आगे हमारे पास में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो कमर्शियल बैंक इसमें से हमारा कौन नहीं है, तो बाकी सबका सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, ये सब जो है हमारा कमर्शियल बैंक है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसको हम लोग बैंक्स ऑफ बैंक बोलते हैं ना, बैंकों का बैंक है ना, तो बैंक्स ऑफ बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक है ना। और साथ ही साथ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग देखते हैं कि RBI एक्ट 1934 जो आया था, उसके जरिए हम लोग 1935 में इसको इस्टेब्लिश करते हैं। और एक कमेटी जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिल्टन यंग कमेटी है ना। तो हिल्टन यंग कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेसिकली जो है ये हमारा इस्टेब्लिश किया गया हुआ था RBI है ना। तो फर्स्ट गवर्नर जो थे RBI के, फर्स्ट गवर्नर है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर जो थे ऑब्जर्न स्मिथ है ना। तो ये जो है गोरे थे है ना, यानी अंग्रेज थे, ऑब्जर्न स्मिथ। एंड साथ ही साथ जो है आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। फर्स्ट इंडियन की अगर बात आती है तो यहाँ पर याद रखिएगा CD देशमुख है ना। तो CD देशमुख साहब हमारे RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर होते थे। और 1949 में जो है RBI को हम लोगों ने क्या किया था, नेशनलाइज कर दिया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ जो है RBI हमारा क्या करता है कि करेंसी इशू करना हो या क्रेडिट को कंट्रोल करना हो, इन सब का जो है ड्यूटी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपसे पूछा जा रहा है ना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता है कि 11 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली 11 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद के डेट ऑफ बर्थ में नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ जो है 5 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं ना, नेशनल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, 8 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, एयर फोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना, एयर फोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ह्यूमन राइट्स डे है ना। तो ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे भी हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो PC कल्चर अध्ययन है, तो PC कल्चर इज स्टडी ऑफ है ना। तो PC कल्चर जो है हम लोग किसके स्टडी को बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि PC कल्चर जो है स्टडी ऑफ फिश है ना। तो मछली का स्टडी होता है उसको हम लोग PC कल्चर बोलते हैं। बट मिट्टी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी है ना, पेडोलॉजी है ना, पेडोलॉजी बोलते हैं। और सब्जी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर है ना, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। और वायरोलॉजी जो है वायरस के स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वायरस से जो है कई सारे हमारे डिजीज होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे टॉप पे जो है आपका आएगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि हमारा HIV वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, उसके वजह से जो है एड्स होता है। साथ ही साथ जो है चिकन पॉक्स आपका हो गया, स्मॉल पॉक्स जो हो गया, उसके अलावा जो है पोलियो हो गया, ये सब डिजीज जो है हमारा वायरस से होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एड्स जो है वायरस से होने वाला डिजीज है या बैक्टीरिया से होने वाला है, चिकन पॉक्स जो है बैक्टीरियल डिजीज है या इन्फेक्शन से होता है, किस तरीके का डिजीज है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। और ये सब जो है आपका जनरल साइंस के अंदर में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि स्टडी करना है आपको पाई चार्ट का, और उसके अलावा जो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रिप्लाई करना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल B and D। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में कितने स्कूल है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्कूल है ना, 1 2 3 4 5 6। अब A B C D E F जो भी है अपना उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का पाई वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, या तो ये जो है जितने भी पाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा या तो वो 100 में होगा, यानी परसेंट में होगा तो 100 में होगा, अगर वो डिग्री में होगा है ना तो वो 360 में होगा। तो याद रखना कि जब भी पाई वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो डिग्री में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि टोटल जो है नंबर, आप देख लो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो है ये बता रहे हैं कि 6400 है भाई साहब। चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि B and D, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि B and D, तो B and D को जो है हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। तो B and D का जो है सबसे पहले अगर देखते हैं तो कितना परसेंट हो रहा है, तो B and D में जो है कितना हो जा रहा है हमारा 22% हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास में टोटल कितना है, हमारे पास में बेसिकली इंटू है ना मल्टीप्लाई 6400 है, तो 6400 टीचर है। और इसको जो है परसेंट करने के लिए 100 से हम लोग करेंगे, तो यहाँ 00 से 00 गया। और उसके अलावा जो है 22 × 64 जब हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आएगा, वो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। तो 22 × 64 जब हम करते हैं तो 1
हाँ, तो इस तरीके से आपका जो है 1408 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, जिस तरीके से ये भी पूछ सकता है कि ए एंड सी में जो है कितने टोटल नंबर ऑफ टीचर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए एंड सी में क्या है, 35 और 10 45 है ना, तो 45/100 और इंटू 64 है ना, तो टोटल जितना हमारा उसको 00 से 00 गया, 45 इंटू 64 जब हम करेंगे तो जो भी हमारा आएगा तो ए एंड सी में जो है नंबर ऑफ टीचर हमारा निकल जाएगा। इस तरीके से जब भी पाई चार्ट का आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए तो दो चीज़ को ध्यान में देना है, एक तो ये परसेंट में है या ये डिग्री में है ना, उसके हिसाब से जो है आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग इस सीरीज में जो है सभी टाइप के क्वेश्चन को करने वाले, जो भी जनरल टेस्ट में आएगा। कभी हो सकता है कि जीके जीएस करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा हो, कभी हो सकता है कि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा हो, कभी हो सकता है कि मैथमेटिक्स का जो है वेटेज ज़्यादा हो, तो हम उस हिसाब से करते हुए चलेंगे, लेकिन जो है एक तरीके से मिक्स करके जनरल टेस्ट के क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज को देख लेंगे तो ये होता है कि आने वाले टाइम में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपका जो भी टेस्ट होता है वो ईजी हो जाता है आपके लिए। अब जो देखो कि यहाँ पर जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप इसको या तो रीजनिंग में ले लो या तो आप इसको मैथमेटिक्स में ले लो, है ना, किसी भी में ले लो, लेकिन जो है इसका आंसर आपको तो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कि इस तरीके से जो है आप इस तरीके से डिवाइड करना है ना, एक जगह पे 0 है, एक जगह पे 27 है, एक जगह पे 64 है, एक जगह पे जो है क्वेश्चन मार्क दिया है, यही आपको बताना है। लेकिन इस दोनों के साथ में जो है बेसिकली आपका एक रिलेशन बन रहा होगा, उसी तरीके से इसके और इसके बीच का एक रिलेशन बन रहा होगा, इसके बीच का बन रहा होगा, इसके बीच का। अब ये क्या है वो रिलेशन जिसको आपको पता करना है ना, तो यहाँ पर जो है इजीली जब आप इस तरीके के जो है सर्कल को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना, इसका और इसका है ना, एक बार मैं इसको ना मिटा देता हूँ, फिर आपको समझाने में ईजी होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका और इसका है ना, यानी ये 3 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 0, तो 0 का क्यूब करेंगे तो हमारा इसका 0 आ जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि 8 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है हमारा 4 आ रहा है, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास में 64 आ रहा है, जो कि सिंपल था मेरे लिए समझने के लिए। उसी तरीके से 12 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, तो ये हमें समझ में आ गया। उसी तरीके से 9 और 3 के बीच का जो डिफरेंस क्या है, 6 है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 अगर आप लोगों को ईजी समझाने के लिए हो तो 216 जो है, 6 का क्यूब जो है 216 जो है आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगा के आपको यह है कि लॉजिक देखना है कि किस लॉजिक को फॉलो करते हुए हमारा आंसर निकल रहा है, यानी गिवन जो है जो भी चीज़ें हैं वो किस लॉजिक को फॉलो करते हुए आंसर को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलरेडी हमारे पास में 3 गिवन था, अब इस तीनों के बीच में जो है एक सिमिलर रीजन जो है, सिमिलर लॉजिक जो है फॉलो हो रहा था, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने फोर्थ वाला अपना जो कि क्वेश्चन मार्क था उसको हम लोगों ने फाइंड किया। तो इस तरीके से लॉजिक आपको फाइंड करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आप लोगों को जो फ्री कोचिंग जो है जामिया से रिलेटेड वहाँ पर जो है डिटेल में कराया हुआ है कि करंट अफेयर जो रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं किस तरीके से आपको कवर करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस दे विल अपीयर इन द डिक्शनरी। अब 5 वर्ड है, पांचों में अगर देखेंगे तो सब चीज़ में क्या है कि पी आर सब में सेम है ना, तो एक चीज़ तो हो गया कि भाई साहब पहले वर्ड से हम नहीं जा सकते। अब थर्ड नंबर पे आ रहा है तो हमारे पास में क्या है, ओ ई, तो यहाँ पर 2 वर्ड जिसमें जो है ई आ रहा है ना, तो ई कितने नंबर पे आता है हमारा, 5 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है हमारा, 15 नंबर पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी आर तो सब में सेम है, तो 5वें नंबर पे हमारा क्या आता है, ई, तो पी आर ई वाला कितना है हमारे पास में, एक तो प्रिपरेशन है ना, और दूसरा हमारे पास में क्या है, प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे ई जो है ये दोनों में है ना, तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ए पहले आ रहा है ना, तो प्रियम्बल पहले आएगा, तो बी जो है हमारा सबसे पहले पे हो जाएगा, और प्रिपरेशन जो है हमारा बी के बाद में ई, तो बी ई से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं हमारे उसको देखना है। तो बी से तो 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहे थे, जिसमें बी ई से एक ऑप्शन ये हमारा शुरू हो रहा था, तो इसलिए जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, डिक्शनरी में जो है ये किस तरीके से होता है कि जब भी हम लोग वर्ड मीनिंग सर्च करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पी के बाद में ए होगा अल्फाबेटिकल, फिर उसके बाद में पी बी से अगर शुरू हो रहा है तो वो वर्ड होगा, पी सी के बाद में पी सी से अगर कोई शुरू हो रहा है तो उस तरीके का वर्ड हमारे सामने देखने को मिलता है। तो ये बेसिक जो है एक तरीके से डिक्शनरी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये भी रीजनिंग का आपका पार्ट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको फॉलो करके करना पड़ता है। इस तरीके के हम लोग हज़ारों क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन आप लोग सीरीज पे बस अपना प्यार दिखाते रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा जनरल टेस्ट की तैयारी जो है आपको फ्री में, साथ ही साथ जो है 3 से 4 डोमेन स्पेसिफिक जो है इजीली यहाँ पर ई बुक के जरिए आपका कवर करा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।